दोस्तों जोहार, नमस्कार। मैं अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको जैसे पता है कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ ही बनाता हूं अपनी वीडियोस। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाता हूं जो झारखंड की लड़ाई में अपना जो झारखंड की आज ये बहुत सारे मुद्दे हैं, झारखंड के गरीबों के, झारखंड के लोगों की जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ, जो वो भी एक बहुत बड़ी करप्शन से रिलेटेड ही है, उनके खिलाफ ये शख्स आज लगातार निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्रांतिकारी व्यक्तित्व, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी से। अखिलेश श्रीवास्तव जी आज झारखंड में तमाम झारखंडी समस्याओं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है या फिर झारखंड सरकार के द्वारा अन्य अन्य राजनीतिक स्वार्थ के कारण लोगों की जो समस्याएं हैं उनको ये निस्वार्थ भाव से निपटा रहे हैं, और उनको उस सारे परेशानियों को, जो भी आज झारखंड में लोगों की, जनता की परेशानियां, उनको आज ये निस्वार्थ भाव से खुद लड़ रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाता हूं। अखिलेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक न्यूज़ में भी। अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप एक निस्वार्थ भाव से झारखंडियों की पहचान, झारखंडियों की माटी की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल करूंगा कि झारखंडियों की पहचान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब देने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये एक समझिए कि उसकी पूर्व भूमिका है। इसके बाद जितनी बातें मैं आपसे करूँगा या कहूँगा, उस समझने में आसान हो जाएगा कि झारखंड के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मुझे नेहरू जी सबसे पहले याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नेहरू जी होता तो मैं क्या करता। तो मैं नेहरू जी होता तो सबसे पहला काम, जो गलत काम इस देश में हुआ और बहुत बड़ा गलत काम हुआ, वो था मानभूम का विभाजन। झारखंड के जो आदिवासी हैं, जिसमें कुड़मी भी आदिवासी आप जानते हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उनका घर है मानभूम। मतलब झारखंड के ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भाषी, जिसको हम कहते हैं, झारखंड के ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भाषी देश बहुत बड़ा स्टेट है, आप जानते हैं, राज्य है, देश है। तो बांग्लादेश और बंगाल का जो एक छोटा इलाका, जो जिसमें बंगाली भाषा भाषी हैं, तो बंगाल का होता। बाकी जो मानभूम का हिस्सा है वो मानभूम में रहता। उसी तरीके से पूरा का पूरा झारखंड जो आज है वो मानभूम का हिस्सा होता। तो इस देश में जो सबसे बड़ा राज्य होता, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य होता, वो था मानभूम, जो कांग्रेस ने, नेहरू जी ने, या जो भी लोग उस समय नेतृत्व में थे, क्योंकि उस नेतृत्व में आदिवासी नहीं थे। कांग्रेस के नेतृत्व में आदिवासी जो लड़ाई लड़े वो अपने कई, जैसे बिरसा मुंडा या दूसरे जितने, मतलब हाँ, क्रांतिकारी जो आदिवासी नेतृत्व हुआ, ये सारे लोग अपने क्षेत्र के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े, अपनी जमीनों के लिए लड़े, अपनी भाषा के लिए लड़े अंग्रेजों से। लेकिन ये लोग कांग्रेस में लीडर नहीं थे। कांग्रेस में फॉरवर्डों का लीडरशिप था। फॉरवर्ड जो क्या नाम, हाँ, उच्च जाति वाले लोग, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे। झारखंड में कम पढ़े लिखे लोग थे, तो उनका वर्चस्व था, और उन लोगों ने पूरे राज्य का विभाजन उसी हिसाब से किया, जिसकी वजह से जो मानभूम राज्य बनना चाहिए था वो नहीं बना। ये बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा अन्याय, मुझे कहना चाहिए, यहाँ के आदिवासियों के साथ हुआ। ये काम मैं नहीं करता। मैं अगर होता नेहरू जी तो मैं मानभूम को एक राज्य बनाता। दूसरा जो काम मैं करता वो था, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में। मैं उस कानून को रद्द कर देता। अगर मैं नेहरू जी होता और जितना उनका वर्चस्व कांग्रेस में था, तो मैं ये प्रस्ताव लाता कि भाई, ये लैंड एक्विजिशन जो अंग्रेजों ने बनाया, ये बिल्कुल गलत कानून है और इस तरह का कानून नहीं रहना चाहिए। कम से कम जो डेमोक्रेटिक देश हम बना रहे हैं, लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं, उसमें ऐसे कानून की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
तो वो कानून हम एबॉलिश कर देते। और तीसरा जो काम हम नहीं करते, ये दो काम तो करते, जो काम हम नहीं करते वो था संविधान का पहला संशोधन। संविधान के पहले संशोधन के द्वारा जो डेमोक्रेसी है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो डाइल्यूट हुआ और लैंड के नाम पर, लैंड एक्विजिशन के लिए, जैसे उस समय क्या नाम है, जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों से हमको लैंड लेना था, वो सही काम था, जमींदारों से लैंड लेना था और उस जमीन को फिर जो भूमिहीन थे उसमें बांटना था। लेकिन झारखंड में तो कोई जमींदारी नहीं थी, है ना। तो अगर मानभूम का जो कैरेक्टर है, या दूसरे जैसे आप सौराष्ट्र चले जाइए, गुजरात में, वहां भी आदिवासी हैं, लगभग 1 करोड़ आदिवासी हैं, है ना। पूरा सौराष्ट्र को आप कह सकते हैं कि वो आदिवासियों का क्षेत्र है, लेकिन वो गुजरात के साथ मिला हुआ है। वैसा आदिवासी क्षेत्र आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है ना। हाँ, यूपी में है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में एक बड़ा क्षेत्र जो है आदिवासियों का है। तमिलनाडु में आदिवासियों का एक बड़ा, मतलब वो द्रविड़ियन आदिवासी हैं। जैसे यहाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भाषी के आदिवासी हैं, वहाँ द्रविड़ियन बोलने वाले आदिवासी हैं, ठीक है। उनको भी मार्जिनलाइज करके रखा गया है। तो जितने आदिवासी हैं, जो आप देखेंगे एक नज़र, आप खाली केवल आप टाइप करेंगे कि लैंड एक्विजिशन कहाँ कहाँ हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि लैंड एक्विजिशन सबसे ज़्यादा या आप कह सकते हैं लगभग 90% से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन आदिवासियों का हुआ है पूरे देश में, है ना। इसी वजह से जहाँ जहाँ आदिवासी थे उनको अलग से उनकी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए अलग से उनका कोई राज्य नहीं बनाया गया, जैसे सौराष्ट्र को नहीं बनाया गया, है ना। गुजरात का हिस्सा हो गया। अरे गुजरात का हिस्सा कैसे हो जाएगा? गुजरात में आज जो लोग राज में हैं, भाजपा का राज है पिछले 21 साल से। ये सारे लोग आर्यन हैं, ये सारे लोग ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग हैं, है ना। और इनके साथ पिस रहे हैं 1 करोड़ आदिवासी जो सौराष्ट्र के हैं। वही हाल झारखंड का हुआ। तो ये लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे नेहरू जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया, जिससे डेमोक्रेसी पर, जिसको हम हमला मानते हैं और मानवाधिकारों पर हमला मानते हैं, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा, एक तरह से अच्छा लग रहा था कि भाई लैंड एक्विजिशन करके मतलब जमींदारी को खत्म करेंगे। जमींदारी खत्म भी हो गई 1950 में, जमींदारी खत्म हो गई, जमींदारों से जमीन लेके आपने भूमिहीनों में बांट दिया, ये बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, ये देखने से लगता है। लेकिन आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ वो बिल्कुल किसी को नजर नहीं आया, है ना उसमें। और कोई बोलने वाला नहीं था क्योंकि कांग्रेस में आदिवासियों का लीडरशिप नहीं था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो फर्स्ट अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, हमको दूसरे तरह के कानून की जरूरत थी जिसके द्वारा हम सबके साथ न्याय कर सकते थे। लैंड एक्विजिशन कानून को हटाते, फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं करते, दूसरे कानून बनाते जिससे तमाम लोगों के साथ, भूमिहीनों के साथ भी न्याय हो जाता, आदिवासियों के साथ भी न्याय हो जाता, जहां पर जमींदारी जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं, है ना। तो अब आप समझ गए कि आपके सवाल का जवाब क्या है। आपके सवाल का जवाब यह है कि झारखंड का मतलब झारखंड जो अभी आपको दिख रहा है वो नहीं, झारखंड का मतलब बृहद झारखंड जो मानभूम का इलाका है। मानभूम का इलाका अगर पूरा का पूरा झारखंड होता तो झारखंड की, क्योंकि देखिए जो भाषा और संस्कृति है उसका जुड़ाव सबसे पहले लैंड से है, जमीन से है, जहां आप रहते हैं। जब जमीन खत्म हो जाएगी, हाँ, बिल्कुल। जब जमीन, जैसे अभी बहुत सारे कुछ नेता लोग बात कर रहे हैं कि ये डोमिसाइल का सवाल जो है ये भाषा और संस्कृति का सवाल है। अरे भाषा और संस्कृति बिना जमीन का बनता है? तो बेवकूफाना बात कर रहे हैं। माने बुनियादी जो समझ होनी चाहिए लोगों को नहीं, और सब नेता हैं, है ना, जिनका इंटरव्यू मैंने देखा वो सोशल संवाद वालों ने किया था। तो झारखंड का मतलब सबसे पहले मानभूम में रहने वाले जो आदिवासी हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भाषी बोलने वाले, उसमें कुड़माली है, संथाली है, आप जानते हैं, हो है, ये सारी भाषाएं हैं। तो उनका ये लैंड है, उनकी ये जमीन है। इस जमीन में क्या क्या है? इस जमीन में फॉरेस्ट है, इस जमीन में नदियां हैं, है ना, मिनरल्स है, नदियों का क्या नाम है, एक फ्लो है। और नदियों के अलावे उन नदियों से निकली हुई बहुत सारी सहायक नदियां हैं, है ना, ये सारी चीजें बन मिलती हैं। तो जो आदिवासी यहाँ के हैं उनका केवल लैंड नहीं बल्कि लैंड के साथ जो एम्बियंस है, फॉरेस्ट उनका था, नदियां उनकी थी, है ना, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स थे पानी के वो उनके थे। बड़ी संख्या जो आदिवासियों की है वो तो केवल फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पर निर्भर थी, है ना। एग्रीकल्चर भी था, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में माहिर लोग थे कुड़मी लोग। और
और संथाली लोग, मतलब जो कृषि को न केवल यहाँ पे स्थापित किए बल्कि उसमें एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे मैंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यांगसी और येलो रिवर जो चाइना की है, वहाँ से जो लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए, उनके साथ यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका इंटरेक्शन हुआ, और वो जब वहाँ से आए तो वो अपनी एक भाषा और संस्कृति के साथ एक धान का एक पौधा भी लेके आए जिसका नाम है जपोनिका। और हम लोग जो यहाँ धान बनाते थे हिंदुस्तान में, खासतौर पर झारखंड में, उसका नाम था इंडिका। तो इंडिका और जपोनिका का आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे पास सैकड़ों प्रकार के धान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, है ना। वो एक्सपेरिमेंट मैंने जितना पढ़ा है वो लगता है झारखंड में हुआ, झारखंड से ही शुरुआत हुई उसकी। तो ये क्रेडिट जो है ये झारखंड के लोगों को जाता है। तो जब आप संस्कृति की, जब आप एक झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड मतलब मानभूम की जमीन, झारखंड मतलब मानभूम की जो भाषाएं हैं, कुड़माली, संथाली, ये जो सारी भाषाएं हैं, वो मुंडारी। झारखंड का मतलब एक कंपोजिट कल्चर है। आप जब इन तमाम आदिवासियों को एक साथ रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लगभग बहुत मिलते जुलते हैं आपस में। थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे भाषा में फर्क है, संथाली अलग भाषा है, कुड़माली अलग भाषा है, लेकिन बहुत सी चीजें इनके रहन सहन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी चीजें मिलती हैं, है ना। इनकी जो जिंदगी थी वो इंडिपेंडेंट थी, किसी सरकार पर निर्भर नहीं था। ये अपनी खेती करते थे, इतना पहाड़ी क्षेत्र है उसके बाद भी खेती होती थी, है ना। इस खेती के अलावे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था इससे इनकी जिंदगी चल जाती थी। हाँ, जो नदियां थी उसके पानी से इनका सिंचाई और इनकी जरूरत की सारी चीजें हो जाती थी, है ना। ये किसी भी सरकार पर निर्भर नहीं थे। ये अंग्रेजों ने इनके लिए कुछ नहीं किया, आप समझ लीजिए, कोई कमाल नहीं किया। कुछ चीजें अंग्रेजों ने इनको एडजस्ट करने के लिए की। जैसे अंग्रेजों ने जब सक्सेशन एक्ट लगाया हिंदुस्तान में, तो उनको समझ में आया कि अरे झारखंड के जो आदिवासी हैं इनके यहाँ जो सक्सेशन की जो परंपरा है वो अलग है, इसलिए ये लागू नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एग्जम्पशन दे दिया, उसमें कुड़मी भी शामिल थे, उसमें संथाली भी शामिल थे। इसलिए कुड़मी जो हैं ये 1950 से पहले आदिवासी थे, है ना। 50 में आपने एक झटके में इनको हटा दिया। हटाने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास थी सारे लोगों के। पता नहीं संथाली कैसे बच गए, संथालियों के पास भी बहुत जमीन है, लेकिन किसी वजह से कोई ऐतिहासिक कारण रहा होगा, या इनको लगा होगा कि शायद कुड़मियों को हटा दें तो कुड़मियों का विरोध नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतिहास में जब आप अन्याय करते हैं ना तो इतिहास अपने को दोहराता है। वह न्याय तो फिर कभी ना कभी खड़ा होता है, जैसे अभी खड़े हुए ना, लोग बंद किया ना, आगे भी ऐसी बहुत सारे एजिटेशंस की संभावनाएं हैं। तो आपने उस समय एक अपराध किया जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा विद्वेष है, इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है झारखंड में, जिसको हमको सुलझाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो 1950 में जमीनों को, कुड़मियों के जमीनों को सरकार ने अडॉप्ट किया, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ के मिनरल को कैप्चर करने के लिए होंगे। देखिए, मिनरल तो बहुत बड़ी वजह है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको समझिए कि ये लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग जो हैं, ये लोग अंग्रेजी कल्चर में पढ़े बढ़े, लेकिन आप देखेंगे कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, है ना। तो इंग्लैंड में ही पहली फैक्ट्री बनी कि एक कमरे के अंदर में सारा प्रोडक्शन जो है होता है। पहले, उससे पहले प्रोडक्शन खेत में होता था या छोटे मोटे घरों में जो प्रोडक्शन होता था, है ना। लेकिन एक फैक्ट्री की कल्पना और उस फैक्ट्री में वर्कर्स को ले आके क्या नाम है काम कराना, ये जो है पूंजीवाद से शुरू हुआ। और ये पूंजीवाद स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। तो उनको मालूम था कि उनको क्या करना है। उस समय भाप से चलने वाला इंजन आ गया था, कपड़ा वो बनाने लगे थे। उनको मालूम था कि हिंदुस्तान में बहुत तरह के मिनरल्स हैं, तो लोहा बनाना है। लोहा तो बहुत पहले बना, है ना। आपको शायद पता होगा कि हड़प्पन सभ्यता में तांबे का इस्तेमाल उन्होंने सीखा था, तांबे का। उसके बाद हड़प्पन सभ्यता में ही लोहा बनाने का भी जो काम है, मतलब मेटालर्जी जो है, वो वहाँ से शुरू हुई। तो अब लोहा हमारे यहाँ बहुत था झारखंड में। जितने तरह के मिनरल हैं, कुछ को छोड़ के हमारे यहाँ करीब करीब सब मिनरल्स हैं, यहाँ तक कि सोना भी है। स्वर्ण रेखा का नाम इसलिए पता कि सोना भी आपके यहाँ मिलता है। तो अंग्रेजों को पता था कि यहाँ से हमको अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो झारखंड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे अकूत भंडार है मिनरल्स का, है ना।
तो ये जो कानून बनाया उन्होंने, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो इसीलिए बनाया कि कानून, अब आदिवासी जो है अनपढ़ लोग थे या बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, है ना, अशिक्षित थे, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का राज, अंग्रेजी में कानून बना था। आके उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हमने जमशेदपुर की आपकी 15,725 एकड़ लैंड ले ली। उनको लगा कि भाई ले ली, ऐसा कोई कानून है, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। उनको समझ ही में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। अंग्रेजों ने आया, कहा कि ये कानून है, इसके तहत ये जमीन आज से हमारी हो गई, आपको हम कॉम्पेंसेट करेंगे, आप पैसा लीजिए और जाइए। और वो जमीन उठा के उन्होंने टाटा को दे दी, है ना। तो ये जो कल्पना है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो कांग्रेसियों की नहीं है, वो अंग्रेजों की थी। ये टाटा तो 1907 में आया, है ना, उसके करीब 40 साल बाद हम आज़ाद हुए। लेकिन कांग्रेसियों का कल्चर जो है, जैसे खासतौर पर नेहरू इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, गांधी जी भी इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, लेकिन अंग्रेजी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे, है ना, वो ग्रामीण सभ्यता की बात करते थे। लेकिन नेहरू की जो ट्रेनिंग हुई इंग्लैंड में, वो बिल्कुल अंग्रेज आदमी थे, है ना। उनके सारे ख्यालात जो हैं, उनकी गांधी जी से ख्यालात मिलते ही नहीं थे, उनके ख्यालात सब अंग्रेजों से मिलते थे। उनको लगा कि भाई हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है ना। भारतीय सभ्यता के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ उनकी समझ बिल्कुल अलग थी, हालांकि बहुत विद्वान आदमी थे। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था कि भारत को कैसे बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको जानकारी नहीं थी। नेहरू जैसा विद्वान कोई हुआ नहीं, विद्वान तो काफी पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और आपको ये भाजपा जो अभी शासन करने वाले हैं, इसमें इसके मैंने 2-4 हजार इनके नेता मिलके भी नेहरू जी का बराबर नहीं कर सकते, तो बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन नेहरू जी का सोचने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश था, भारतीय नहीं था। गांधी जी के सोचने का तरीका बिल्कुल भारतीय था, है ना। तो लेकिन गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बने, तो जैसे आजाद हुए उनकी हत्या कर दी गई। इन्हीं लोगों ने किया, ये जिनका आज शासन है, भाजपाई लोग, इन्हीं लोगों ने उनकी हत्या करवाई। तो नेहरू जी ने इसको पूरा अंग्रेजी कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया। यही वजह था कि लैंड एक्विजिशन जैसा ड्रैकोनियन कानून, जिसको होना नहीं चाहिए था, जो भारत के संविधान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, कि बस हम एक नोटिस दे दिए किसी आदिवासी को और कहा कि बस ये जमीन मेरी हो गई। इतना खतरनाक कानून जो है वो हिंदुस्तान में चलता रहा, वो इसलिए कि नेहरू जी उसी पैटर्न पर उन्होंने तय कर लिया था कि हमको चलना है। और कांग्रेस उनके पैटर्न पर, कांग्रेस उनके पीछे पीछे चलती थी, जैसे जैसे नेहरू जी जाते थे वैसे वैसे कांग्रेस जाती थी। तो जी।